शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। कर्क राशिस्थ मंगल ग्रह की द्वादश भावस्थ स्थिति को लेकर के। दर्शकों, जैसा कि मैं आप सबको इससे पहले भी अपने अनेकों वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी जिस अवस्था में हैं, उन सभी चराचर जगत के प्राणियों पर, विशेष करके हम सब के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर आकाशीय सौरभ मंडलस्थ ग्रहों की जो सकारात्मक अथवा नकारात्मक ग्रह रश्मियाँ पड़ती हैं, इस चराचर जगत के समस्त प्राणी इन ग्रह रश्मियों के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। इसीलिए विशेष करके मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आकाशीय सौरभ मंडल में होने वाली ग्रह नक्षत्र आदिकों के द्वारा शुभाशुभ रश्मियों के प्रभाव को समझने में सक्षम होता है। वो समझ सकता है कि किस तरह से और किस अवस्था में, कहाँ पर, कैसे वो अपना जीवन यापन कर सकता है। उसके लिए उसे एक अच्छी दिशा का रूढ़ करना पड़ता है, अच्छी दिशा की ओर चलना पड़ता है। यदि अच्छी दिशा उसे मिल गई तो कहीं पर भी किसी भी तरह की उसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। फिर भी यदि दिशा अच्छी मिल गई, यदि उस व्यक्ति विशेष के उसके जीवन काल के पर्यंत यदि हर तरह से उसे सुख एवं सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो आकाशीय सौरभ मंडलस्थ द्वारा जो ग्रहों की शुभ रश्मियाँ उसके ऊपर पड़ रही हैं, उन शुभ रश्मियों के प्रभाव से वह अपना सुखमय जीवन यापन कर रहा है। यदि व्यक्ति अपनी दिशा मिलने के पश्चात भी दुखी रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये अवश्य समझना चाहिए उन लोगों को जो लोग आकाशीय सौरमंडलस्थ ग्रह रश्मियों के प्रभाव से, नकारात्मक रश्मियों का जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, उससे उनका जीवन कठिन सा प्रतीत होता है। उनके जीवन में हमेशा हर तरह के, अनेकों तरह के कष्ट आते रहते हैं और उन अनेकों तरह के कष्टों को या उन अनेकों तरह के कष्टों का सामना वो लोग करते रहते हैं। यहाँ तक कि उनके घर में, कुटुंब में, परिवार में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है। आए दिन उनकी जो परिस्थिति है वो बदलती रहती है, उससे वह अत्यधिक रूप से पीड़ित होते हुए पाए जाते हैं। ग्रह रश्मियों का प्रभाव चराचर जगत में सभी प्राणियों के ऊपर पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक
रश्मियाँ हों चाहे नकारात्मक रश्मियाँ हों, ग्रह रश्मि जिसे हम कहते हैं, ग्रहों के द्वारा आने वाली ग्रह रश्मियाँ, इसका मतलब ये होता है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का तालमेल वो सही ढंग से पड़ रहा है, तो यदि हर तरह से शुभ प्रभाव में जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो शुभ प्रभाव में ग्रहों की स्थिति उत्पन्न होने के कारण आपके ऊपर भी हर तरह से शुभ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। यदि वही ग्रह स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में हर तरह से नकारात्मक कॉम्बिनेशन बना रहा हो, हर तरह से नकारात्मक कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको उन ग्रहों के प्रभाव से भी प्रभावित होना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एक एक क्षण, एक एक पल जो है वह ग्रह रश्मियों के प्रभाव से ही प्रभावित हो रहा है। और जिस तरह की ग्रह रश्मियों में जातक का जन्म होता है, उसी तरह की ग्रह रश्मियों से आगे भी वह प्रभावित होता रहता है, जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं, गोचर कहते हैं। गोचर में जब जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर में उसके जन्म काल के समय में ग्रहों की जो नकारात्मक रश्मियाँ उसे हर तरह से, हर तरह की परेशानियों से घेर लेती हैं, उसी तरह से जन्म काल के समय में यदि जन्म पत्रिका में ग्रहों का जो नकारात्मक कॉम्बिनेशन रहता है, उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर यदि गोचरीय ग्रहों की स्थिति सकारात्मक पड़ रही हो, तो तब भी गोचरीय ग्रहों के प्रभाव से उस व्यक्ति का जीवन थोड़ा चलता रहता है। यदि जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति भी ठीक ना हो और गोचरीय ग्रहों की स्थिति भी ठीक ना हो, तो ऐसी स्थिति में उतने समय के लिए, जितने समय तक के लिए ग्रहों का इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता हुआ जो संयोग ग्रहों का बनेगा, वह उस व्यक्ति को, चाहे वो को भूमंडल में रहने वाला, किसी भूमंडल के किसी भी स्थान में रहने वाला वह व्यक्ति हो, उस पर वो प्रभाव जो है सकारात्मक अथवा नकारात्मक वो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो यह कि यदि किसी भी जातक का कोई भी व्यक्ति हो, उसके जन्म पत्रिका में, जन्म पत्रिका के 12 भावों में किसी भी भाव में यदि कर्क राशि का मंगल होगा, अब आपको देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में कर्क राशिस्थ मंगल किस भाव में बैठा है। मैं आपको सीधे सीधे तौर पर अपने द्वारा बनाए हुए इस कोष्टक से मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक ये जन्मांग चक्र बना रखा है। इस जन्मांग चक्र में आप सीधे सीधे देख सकते हैं, ये 12 खाने हमने बना रखे हैं। 12 खाने अथवा 12 कोष्टक अथवा ये 12 भाव। इन 12 भावों में अलग अलग भाव में हमने हर भाव में, प्रत्येक भाव में कर्क राशि के भौम देवता को बैठा रखा है। यानी कि किसी भी भाव में आपकी जन्म पत्रिका में भौम देवता विराजमान होंगे, तो आपको ये देखना होगा कि किस भाव में विराजमान है। अब आप देखिए कि यदि आपकी
जन्म पत्रिका में भौम देवता कर्क राशि में और लग्न में प्रथम भाव में विराजमान है। ये लग्न का भाव भी कहते हैं। और 4 का अंक होने से कर्क राशि हो गई। अब कर्क राशि स्थ मंगल यदि प्रथम भाव में विराजमान हो तो ऐसा जातक किस तरह का होता है, ऐसे जातक के ऊपर उन जीवन काल में किस तरह के अनेकों प्रभाव जो है उसे दिखाई देते हैं, यह आपको समझना होगा। नंबर 1 बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, हालांकि हमारे ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर नीच राशिस्थ मंगल जो है यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि ये लग्न है। इस लग्न का मतलब है कि ये आप हैं, ये आपका शरीर है, ये आपका शरीर आप और आपके ऊपर नीचस्थ मंगल की छाया। और ये मंगल जो है यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर विराजमान है तो आप निश्चित तौर पर ये जानिए कि ऐसे व्यक्ति का, यदि आपका है या किसी भी जातक का है, तो ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक रूप से आप ये जानिए, एक तो ये बहुत विचलित होता है, क्रोधी होता है, क्रोध बहुत आएगा। और क्रोध आएगा, क्रोध के साथ साथ ये भौम देवता यहाँ विराजमान है नीच राशि के, और यहाँ से सीधे सीधे आपके 7वें स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। भौम देवता की स्थिति आपके 4थे स्थान पर भी पड़ रही है। 1 2 3 4 देखिए, अब 4थे स्थान पर भी भौम देवता की दृष्टि पड़ रही है, और 7वें स्थान पर भी दृष्टि पड़ रही है, और 8वें स्थान पर भी पड़ रही है। देखिए, भौम देवता की जो दृष्टि है वह 7वें स्थान पर तो सभी ग्रह देखते ही देखते हैं। 7वें स्थान पर सभी ग्रहों की दृष्टि पूर्ण दृष्टि रहती है। भौम देवता की कुछ अलग से दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि, जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ से, उस स्थान से 4थे स्थान पर भी दृष्टि होती है और 8वें स्थान पर भी दृष्टि होती है। यानी 4 और 8, यानी 4थे स्थान पर और 8वें स्थान पर देखिए ये भौम देवता लग्न में विराजमान है। यहाँ से देखिए ये स्थान है, 4था स्थान। अब यहाँ पर आप ये समझिए, यहाँ पर भी दृष्टि है, यहाँ पर भी दृष्टि है, यहाँ पर भी दृष्टि है। अब यहाँ से देखिए दाम्पत्य जीवन को भी ये प्रभावित करेंगे, पति पत्नी के, उनके जो है दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे। निश्चित रूप से ये उनका अलगाव कराएंगे और एक दूसरे से उनका जो आपसी प्रेम व्यवहार है उसको तोड़ने में पूर्ण रूप से भौम देवता अपनी भूमिका निभाएंगे। ये दृष्टि पड़ने के कारण, नीचस्थ मंगल की दृष्टि 7वें भाव में पड़ने के कारण। अब दर्शकों देखिए, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन भी जो है प्रभावित हो रहा है ऐसे जातक का। दूसरा, दृष्टि मंगल की 8वें भाव पर पड़ रही है, 4थे स्थान पर, जिसको आप सुख का स्थान कहते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र में इसे सुख का स्थान कहते हैं। यहाँ से घर, भूमि, मकान, वाहन, नौकर चाकर, और उसमें भी विशेष प्रकार से माता का सुख भी यहाँ से जाना जाता है। ये माता का भाव भी है, जननी का भाव है। अब जननी का भाव, माता का भाव, उस पर नीचस्थ मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आप बताइए कि माता का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माता का सुख नहीं मिलेगा। माता यदि जीवित भी होगी तो माता को अनेक तरह की बीमारियां होंगी, माता रोगिणी यानी रोगी होगी। माता से सुख, नीचस्थ मंगल के प्रभाव से, दृष्टि से माता से सुख मिल ही नहीं सकता है। यदि किसी भी तरह से माता अपने अन्य ग्रहों के प्रभाव से ठीक परिस्थिति में भी होगी तो माता से ये भौम देवता अलग करवा देंगे, मिलने जुलने नहीं देंगे, आपसी मतभेद करवा देंगे। यह स्थिति यहाँ पर रहेगी।
अब दूसरी देखिए, सप्तम भाव पर पत्नी से अलगाव, अष्टम भाव में देखिए यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान में, ये आयु को क्षीण करेंगे। अष्टम स्थान जो है यह आयु का स्थान भी है। ये अनेक तरह के विवादास्पद स्थिति से जोड़ देंगे, अनेक तरह का शारीरिक कष्ट भी देंगे, क्योंकि मंगल देवता की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी तो गुदा से संबंधित रोग भी देंगे। गुदा से संबंधित अनेकों तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे पाइल्स वगैरह, बगंदर वगैरह, बवासीर वगैरह, तो इस तरह की बीमारियां देंगे। और उसमें भी समाज में अपनी बनती बनाई जो एक हर किसी व्यक्ति की एक इमेज होती है, उस इमेज को ये बनने नहीं देंगे। और जब कभी भी ये थोड़ा समाज में उठने की कोशिश करेंगे तो हर समाज का कोई भी व्यक्ति जिसके साथ ये जुड़ेंगे, जिसके साथ नजदीकी संबंध होंगे, वो हमेशा इनको दबाने की कोशिश करेगा, इनको आगे उठने नहीं देगा। इसलिए ये जो लग्नस्थ मंगल है, प्रथम भावस्थ मंगल है, भौम देवता यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर यही भौम देवता मकर राशि में यहाँ विराजमान हो, मकर राशि में, तब इनका फल जो है अत्यधिक रूप से प्रभावशाली हो जाता है। यहाँ पर हम आपको कर्क राशिस्थ मंगल का प्रेडिक्शन बता रहे हैं। ये प्रथम भाव से संबंधित बताया, अब हम आपको बता रहे हैं द्वितीय भाव से संबंधित। अब द्वितीय भाव देख लीजिए। द्वितीय भाव में भौम देवता के विराजमान रहने से एक तो ये सीधे सीधे तौर पर आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव का जो संबंध है आपकी वाणी से संबंध है, आपके खान पान से संबंध है। आपका खान पान बिगाड़ेंगे, मदिरा पान कराएंगे, क्योंकि नीच राशि के हैं। और आपकी वाणी को बिगाड़ेंगे। आप जिस तरह से बोलना चाहते हैं आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी जुबान जो है लड़खड़ा जाएगी। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में कर्क राशिस्थ मंगल द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो ऐसे जातक की वाणी प्रभावशाली नहीं होगी, यानी कि बोलते बोलते जबान लड़खड़ा जाएगी, जिसको कहते हैं कि भाई आम भाषा में कि बोलते समय इनका जो जुबान है वो लग जाती है, जुबान लड़खड़ा जाती है। दूसरा नेत्र पीड़ा, और बहुधा ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे लोग खट्टे, कड़वे, रसीले और तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं। बहुत कठोर परिश्रम से धन आता है, धन तो जरूर आता है लेकिन कठोर परिश्रम से। और जो कठोर परिश्रम से धन अर्जित करते हैं फिर उसको अपने खाने पीने में उड़ा देते हैं। अपने घर, कुटुंब, परिवार में अत्यधिक रूप से ऐसे व्यक्ति के यहाँ हमेशा क्लेश बना रहता है, परिवार का माहौल बिगड़ा रहता है। अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव की। तीसरा भाव जो है मेहनत का भाव है, ये पराक्रम का भाव है, ये छोटे भाई बहनों का भाव है। और इसी के साथ ये जो है दूर संचार का भी, दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, उसका भी भाव है। यहाँ से स्थानीय यात्रा भी देखी जाती है। ये दाहिना कान भी है। ये इस तरह से यहाँ पर जो भौम देवता है मेष राशि के, ये अत्यधिक रूप से ये उस जातक को बहुत कठिन से कठिन परिश्रम करवाते हैं। सहोदरों के साथ में हमेशा जो उनका तालमेल है वो बनता है और बिगड़ जाता है।
हालांकि भौम देवता जो है यहाँ पर तीसरे स्थान में, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कर्क राशि का मंगल यहाँ पर है तो भाइयों की हानि करेगा, बहनों की हानि करेगा, बहनों से सुख नहीं मिलेगा, भाइयों से सुख नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पर भौम देवता कर्क राशि के होते हुए भी यहाँ पर, क्योंकि इस भाव में तीसरे भाव से संबंधित फल में ये वृद्धि कर देते हैं। भाइयों से सुख तो देंगे, लेकिन भाई बहनों में एक या दो भाई बहनों का नुकसान भी करा देते हैं। उसके बाद जो भाई बहन सुरक्षित रहेंगे उनके साथ तालमेल जो है बहुधा जीवन काल में बनता भी रहेगा और बिगड़ता भी रहेगा। लेकिन हिम्मत बहुत होती है और बहुधा ऐसे जातक, चाहे वो मेल पर्सन हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, हिम्मती बहुत होते हैं। बहुधा अपनी हिम्मत के द्वारा, अपने कठोर परिश्रम के द्वारा ये अपना जीवन यापन करने में सफल हो जाते हैं। इसी के साथ दाहिने कान में इनकी हमेशा पीड़ा बनी रहती है। सरकारी सेवा संस्थानों से थोड़ा, यदि उन स्थानों से इनका संबंध रहता है तो वहां पर इनके आपसी तालमेल बनते रहते हैं, वहां भी बिगड़ते रहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए चतुर्थ भावस्थ भौम देवता की स्थिति, यानी चौथा भाव है। मंगल देवता यहाँ विराजमान है और कर्क राशि में विराजमान है। जब कर्क राशि जो मेष लग्न की कुंडली होगी तो उसमें यहाँ पर कर्क राशि आएगी। मेष लग्न में यहाँ 1 आएगा, 2, 3, यहाँ 4। कर्क राशिस्थ मंगल चौथे भाव में माता के स्वास्थ्य को हमेशा बिगाड़ता रहता है। माता को पेट से संबंधित बीमारी देता है, माता को पैरों और घुटनों से संबंधित बीमारी देता है। ये खुद के अपने जो है घर, कुटुंब, परिवार, इष्ट मित्र, उनके साथ उनके आपसी तालमेल संबंधों को वैचारिक मतभेद में परिवर्तन करके संबंधों को बिगाड़ने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इतना जरूर है कि यहाँ पर कर्क राशिस्थ मंगल भौम देवता अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं और घर, भूमि, भवन जीवन के मध्य काल में देते ही देते हैं। जीवन का जो पहला पड़ाव है वो अत्यधिक रूप से कठिनाइयों में व्यतीत होता है, संघर्षमय स्थिति रहती है। अब बात करते हैं, देखिए बहुधा ऐसे लोगों की जो माता है, जिनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में भौम देवता विराजमान हो, माता इनकी कम उम्र में जो है परलोक सिधार जाती है, यानी माता का सुख नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं पंचम भावस्थ भौम देवता की। पंचम भाव में ये भाव जो है विद्या का भाव भी है, ये भाव जो है प्रेम प्रपंचों का भाव भी है, प्रेम का स्थान है, प्रेम का भाव है, विद्या का भाव है, बुद्धि का भी है, और ये आपके शरीर में पेट का भाव भी है, यहाँ से पेट का भी विचार होता है। जिनकी कुंडली में कर्क राशि स्थित भौम देवता पंचम भाव में कर्क राशि के विराजमान हो, निश्चित तौर पर जानिए कि जो है ऐसे जातक का पेट खराब तो होना ही होना है। पेट खराब होगा, पढ़ाई में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, और कठिनाई के साथ जो है 2-4 बार जो है कहीं हाई स्कूल की परीक्षा में, कभी इंटरमीडिएट की परीक्षा में, कहीं ग्रेजुएशन की परीक्षा में, कहीं कहीं जो है 1-2 साल बर्बाद करके तब आगे ये कहीं पढ़ पाते हैं। यानी कठिनाइयों का सामना करते हुए ऐसे जातक की पढ़ाई हो पाती है। दूसरा, ये संतान का भाव भी है। यहाँ पर जो है ऐसे जातक जिसकी कुंडली में कर्क राशि का मंगल या भौम देवता पंचम राशि में विराजमान हो, तो ये
संतान सुख से वंचित तो नहीं रहते हैं, लेकिन एक आध दो संतान जो है हो करके नहीं भी रहती है, मिसकैरेज हो जाता है, फीमेल हो अथवा मेल हो, मिसकैरेज की स्थिति बन जाती है। दूसरा, संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं अपने संतान के साथ, विशेष करके ज्येष्ठ पुत्र अथवा ज्येष्ठ कन्या के साथ अनबन होती रहती है, वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा घर के जो सयाने लोग हैं, घर के जो ज्येष्ठ यानी कि अपने से बड़े जो बड़े लोग हैं, चाहे माता पिता भाई, ज्येष्ठ बहन या बड़ी बहन, बड़ा भाई, ये सब जो है इनके व्यक्तिगत व्यवहार से परेशान रहते हैं। इनके प्रेम संबंध बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ये अपने एक संबंध में टिकते नहीं हैं। बहुधा संबंध बनाने की बहुत कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं से भी इनको सफलता नहीं मिलती है। दूसरा, अब बात करते हैं, देखिए छठे भाव की। छठे भाव में ये ऋण का है, रोग का है, कर्ज का भाव है, ननिहाल का भी भाव है। भौम देवता छठे भाव में ज्योतिष सूत्रों के अनुसार अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा रिजल्ट इस माने में देते हैं कि ये यहाँ पर शत्रु का नाश करते हैं। कोई इन्हें नुकसान पहुंचा रहा हो तो उसे उल्टा उसी का नुकसान हो जाता है। हालांकि यहाँ पर नीच राशिस्थ मंगल जो है ऐसे जातक को बहुत ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं बनाता है, लेकिन स्वयं को ऐसे जातक जिसकी कुंडली में ये स्थिति हो, उसे हड्डियों से संबंधित या हड्डियों के अंदर जो मज्जा रहती है, मज्जा से संबंधित रोग को देता है। और इसी के साथ में कहीं न कहीं फर्जी केस जो है इनके ऊपर में लग जाते हैं, मुकदमे लग जाते हैं, और ये डट कर मुकाबला भी करता है। बहुधा अत्यधिक रूप से मानसिक रूप से परेशान भी ये भौम देवता ऐसे जातक को करते हैं। ननिहाल का जो सहयोग है वो मिलता रहता है, लेकिन कम उम्र में जो है ऐसे जातक की नानी जो है परलोक सिधार जाती है। मामा से बहुत अधिक लगाव नहीं रहता है, और थोड़ा बहुत कभी मिलना जुलना इस तरह का रहता है। बीच बीच में जो है इनके जीवन काल में वो 25 वर्ष के अंदर की अवस्था, बाल्यावस्था कह लीजिए या यंग एज कह लीजिए, एक्सीडेंट की संभावना बनती रहती है, चोट लगती रहती है। दूसरा, अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में भौम देवता के विराजमान रहने से अब सप्तम भाव से लेकर के 12 यानी कि 12 भाव तक की स्थिति को मैं अपने अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे मैं अगर सब अभी कुछ बताने लग जाऊंगा और तो ये वीडियो का बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए दर्शकों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ छठे भाव की स्थिति तक, और सप्तम भावस्थ मंगल देवता की स्थिति को अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बना करके भेजूंगा। मैं आशा करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बने रहिए अपने ज्योतिष विषय ज्ञान को सीखने के लिए, और सीखते रहिए। एक अच्छे कुशल ज्योतिषी के रूप में आप समाज में उभरिए। आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा ये समाज में एक अच्छे कुशल ज्योतिषी के रूप में बने, यही मैं आशा करता हूं। जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हों सीधे तौर पर, और हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।
जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।